बहुत बहुत स्वागत है आप सभी शिक्षक बंधुओं का एक बार फिर से शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। प्रधान शिक्षक के क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। यूनिट 6 हमारा चल रहा है। आज हम लोग यूनिट 6 के सेकेंड पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस की चर्चा करेंगे और उनसे संबंधित कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करेंगे। तो देर न करते हुए क्लास की ओर फटाफट से बढ़ते हैं। और सबसे पहला यहाँ पे हमारा है राष्ट्रीय शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT। NCERT का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है तो याद रखेंगे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद। भारत सरकार ने 1961 ईस्वी में, याद रखिएगा ईस्वी भी, स्थापना भी पूछी जा सकती है कि NCERT की स्थापना कब हुई थी। तो 1961 ईस्वी में राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना जो है एक स्वायत्त संगठन के रूप में की थी। ठीक है, ताकि शिक्षा से संबंधित नीतियों को लागू करने, विशेषतः स्कूली शिक्षा और शिक्षकों की तत्परता में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों को परामर्श और सहायता प्रदान की जा सके, इसके लिए की गई थी। इस परिषद का प्रमुख उद्देश्य क्या है? विद्यालय शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाना है। और इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। विद्यालयी शिक्षा के सुधार के कार्यक्रमों तथा नीतियों को बनाने और उनका बेहतर कार्यान्वयन करने के संबंध में भारत सरकार के मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के स्कूली शिक्षा विभाग को अकादमिक परामर्श देना इस परिषद का प्रमुख कार्य है। हालांकि अब यह मंत्रालय वापस से शिक्षा विभाग के अधीन आ चुका है। शिक्षा मंत्रालय वापस से अस्तित्व में आ चुका है। स्कूली शिक्षा में शोध एवं प्रशिक्षण हेतु बेहतर समन्वय एवं कार्यान्वयन हेतु परिषद की निम्न प्रमुख संगठन इकाइयां हैं। आप इन इकाइयों को ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा संस्था NIE, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन इसको कहा जाता है, और ये जो है NCERT की एक संस्था है। ठीक है, दूसरी इसकी संगठक इकाई है केंद्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान, इसको CIET कहते हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय। ये सभी जो है NCERT के प्रमुख संगठक इकाई हैं। आप इसको रिमेंबर करके रखेंगे, सवाल पूछे जा सकते हैं। अब चर्चा कर लेते हैं कि NCERT के प्रमुख कार्य क्या हैं। तो पहला याद रखेंगे कि शिक्षा की सभी शाखाओं में अनुसंधान करने, उसे सहायता देने, बढ़ावा देने तथा उनमें समन्वय स्थापित करना इसका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है। यानी कि जितने भी रिसर्च वर्क होंगे एजुकेशन से रिलेटेड, वो सब NCERT की देखरेख में होंगे। उनके ऊपर मॉनिटरिंग का काम भी NCERT करेगी। दूसरा है पूर्व सेवा तथा सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो भी हमारे देश में चलाए जाते हैं, चाहे वो DLED हो, BEd हो, और अब NEP 2020 के तहत 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BEd लॉन्च हो रहा है। NTT यानी कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है। तो ये सभी जो है ना सेवा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम है। यानी कि कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट टीचर बनने से पहले इन सभी ट्रेनिंग अपने अपने फील्ड के, अपने अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, जो लोग NTT करना चाहते हैं वो NTT करेंगे, जो लोग DLED करना चाहते हैं वो DLED, जो BEd करेंगे। ठीक है, इसी तरह से। लेकिन अब जो है ना इसमें एक रूपता लाने के लिए 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BEd की परिकल्पना की गई है। तो इसे लॉन्च होने के बाद अब धीरे धीरे आपका DLED और BEd ख़त्म हो जाएगा और 2030 से फुल्ली जो है ना 4 ईयर वाला इंटीग्रेटेड BEd कोर्स ही केवल चलेगा। DLED और BEd ये दोनों ही समाप्त हो जाएंगे 2030 से। तो यहाँ पे इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो सेवा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम है और साथ ही साथ सर्विस में आने के बाद टाइम टू टाइम हमारा प्रशिक्षण होते रहता है, तो उसकी व्यवस्था NCERT करवाती है और राज्य स्तर पर SCERT करवाती है। इसके अलावा शैक्षणिक अनुसंधान, शिक्षक प्रशिक्षण एवं विद्यालयों के लिए विस्तार सेवाओं में संलग्न संस्थाओं हेतु विस्तार सेवाएं उपलब्ध करवाना, शैक्षणिक तकनीकों एवं शिक्षाई प्रक्रियाओं में नवाचारों को विकसित करना, इनोवेशन को डेवलप करना, इनोवेशन को बढ़ावा देना
और इसके लिए आप लोगों को पता होगा कि इंस्पायर अवार्ड योजना चलाई जाती है। ठीक है, तो इनोवेटिव आइडियाज़ को विकसित करना तथा उनका प्रसार करने का दायित्व भी NCERT का है। इसके अलावा राज्य स्तर के शिक्षा विभागों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों को उनके उद्देश्यों को पूरा करने हेतु सहयोग करना भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसे संस्थान को खोलना भी इसका एक प्रमुख कार्य है। राज्य सरकारों तथा अन्य शैक्षणिक संगठनों व संस्थाओं को विद्यालय शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर सलाह देना, परामर्श देना इसका एक प्रमुख कार्य है। औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा तंत्रों के बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करना। औपचारिक शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा तंत्र, इन दोनों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर किसका है? तो NCERT का है। इसके बाद स्कूली शिक्षा है तो पाठ्यक्रम का विकास करना। जो भी हम देखते हैं हमारा करिकुलम है, सिलेबस है, वो कौन निर्धारित करता है? तो करिकुलम तो चूँकि NCF निर्धारित करता है। उसके बाद सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस NCERT निर्धारित करता है। फिर उसके अकॉर्डिंग पाठ्य पुस्तकें तैयार की जाती हैं। अभी आप देखिएगा तो NCERT की पुस्तकों में बदलाव आ चुका है। NCERT की पुरानी पुस्तकें चेंज हो रही हैं। अभी क्लास 1, 2, 3, 6 और क्लास 9 की किताबें चेंज हो चुकी हैं और आने वाले नेक्स्ट ईयर में सभी क्लासेस की किताबें जो हैं वो चेंज देखने को मिलेंगी। नई पाठ्य पुस्तकें तैयार हो रही हैं। तो इन पाठ्य पुस्तकों को तैयार करना, प्रकाशित करना और उनका मूल्यांकन करना ये NCERT का एक प्रमुख कार्य है। पुस्तकों के छात्र संस्करण एवं अध्यापक संस्करण तैयार करना। पुस्तकें दो प्रकार की आती हैं, एक तो बच्चों के लिए आती हैं, दूसरे टीचर्स के लिए भी आती हैं। ठीक है, तो टीचर्स के लिए जो रेफरल बुक्स आती हैं वह भी NCERT तैयार करती हैं। हैंड बुक्स बहुत तरह के आप NCERT की वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। अगर आपको रुचि है साइंस में तो आप साइंस का हैंडबुक पढ़ सकते हो। अगर आपकी रुचि है सोशल साइंस में तो सोशल साइंस के, EVS के, लैंग्वेज के, इसी तरह से विभिन्न विषयों के हैंडबुक आपको NCERT की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। वहाँ से आप डाउनलोड करके उन किताबों को पढ़ सकते हो। विद्यालय परीक्षाओं में सुधार करना यह भी NCERT का एक प्रमुख दायित्व है। तो इस तरह से NCERT के बारे में हम लोगों ने इतने पॉइंट को डिस्कस किया। अब आगे बढ़ेंगे एक और इम्पोर्टेंट संस्थान की ओर, राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय NUEPA, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में यह एक भारत सरकार के द्वारा स्थापित संस्था है। ठीक है, यह शैक्षणिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित एक केंद्रीय संस्थान है जो भारत ही नहीं बल्कि दक्षिणी एशिया का प्रमुख संगठन है। पहले इसे NIEPA के नाम से जाना जाता था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता था। अब इसका नामकरण चेंज करके NUEPA कर दिया गया है। शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन के क्षेत्र में इसके द्वारा किए जा रहे कार्यों को देखते हुए भारत सरकार ने अगस्त 2006 में इसका उन्नयन करके मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया। 2006 में इसका नामकरण जो है चेंज करके NUEPA किया गया, उसके पहले NIEPA था। अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों के समान NUEPA जो है ना वह भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्त संस्थान है। आरंभ में NUEPA की स्थापना 1962 ईस्वी में एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र के शैक्षणिक योजनाकारों, प्रशिक्षकों एवं पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण हेतु एशिया क्षेत्र के यूनेस्को केंद्र के रूप में की गई थी। याद रखेंगे इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि NUEPA की स्थापना जो है 1962 ईस्वी में एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र के शैक्षणिक योजनाकारों, प्रशिक्षकों एवं पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण हेतु एशिया क्षेत्र के यूनेस्को केंद्र के रूप में स्थापित की गई थी, जिसे 1965 ईस्वी में एशियाई शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन संस्थान बना दिया गया था। इसके 4 साल बाद भारत सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया और इसका नाम राष्ट्रीय शैक्षणिक योजनाकार एवं प्रशासक कॉलेज रख दिया गया। राष्ट्रीय शैक्षणिक योजनाकार एवं प्रशासक कॉलेज की बढ़ती भूमिकाओं और कार्यकलापों, विशेषकर क्षमता विकास,
शोध और सरकार को दी जा रही व्यावसायिक समर्थनकारी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए 1979 ईस्वी में पुनः इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, यानी कि जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, NIEPA नीपा कर दिया गया। फिर जो है ना, अभी 2006 में जा करके इसको NUEPA किया गया। अब इसके जो प्रमुख कार्य हैं उसको समझ लेते हैं। इसके प्रमुख कार्य में आता है प्रशिक्षण का कार्यक्रम NUEPA संचालित करती है। इसके बाद नए नए तरह के रिसर्च जो होते हैं उसकी कंट्रोलिंग भी करती है। नवाचार के संबंध में भी ये कार्य करती है। सुझाव या परामर्श देने का भी कार्य करती है। विभिन्न प्रकार के पुस्तकों, जर्नल्स इत्यादि के प्रकाशन का कार्य करती है और विभिन्न संस्थानों को अकादमिक सहयोग देने का भी कार्य करती है। अब एक और संस्था है जो सबसे इम्पोर्टेंट संस्था के रूप में शिक्षक शिक्षा से जुड़ी हुई है, इसका नाम है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTA, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो शिक्षक शिक्षा के लिए यानी कि टीचर ट्रेनिंग के लिए जो सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्था है वो है NCTA। देश में अध्यापकों का प्रशिक्षण समुचित ढंग से हो सके, इसकी जिम्मेदारी NCTA के ऊपर है। इस संबंध में सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी भी इसी संस्थान का उत्तरदायित्व है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह निर्देशित है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद शिक्षक शिक्षा को प्रत्यापित करने, पाठ्यचर्या एवं पद्धतियों के बारे में दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए जरूरी संसाधन एवं क्षमता उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद शिक्षक शिक्षा प्रणाली के मार्गदर्शन को सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए सन 1986 ईस्वी में तैयार की गई कार्य योजना में इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की परिकल्पना की गई। इस अनुपालन में संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए सन 1993 में एक अधिनियम बनाया गया और यह अधिनियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के नाम से पुकारा जाता है। इस परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। इस अधिनियम ने परिषद को यह भी अधिकार प्रदान किया है कि यह अपना क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित कर सकती है। फिलहाल के समय में परिषद के 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अब यहाँ पर देखिए परिषद के कार्य को समझ लेते हैं कि परिषद का कार्य क्या क्या है। तो अधिनियम द्वारा परिषद के निम्नलिखित कार्य इस प्रकार से हैं। पहला है देश में अध्यापक शिक्षा का विकास, नियंत्रण एवं समन्वय करना। जितने भी तरह के शिक्षक शिक्षा के संस्थान हैं, चाहे वो DLED के शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम को चलाने वाले संस्थान हो, चाहे वो B.Ed वाले हों, ठीक है, तो इन सभी का कंट्रोलिंग पावर, इन सभी का गाइडलाइन कहाँ से जारी होता है? तो NCTE से जारी होता है। आप लोगों ने विज्ञप्ति में देखा होगा NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से जो व्यक्ति डिग्री हासिल करते हैं वही योग्य होते हैं। तो स्वीकृत संस्थाओं की जवाबदेही के लिए मानदंड तथा मूल्यांकन पद्धति का निर्धारण करना भी NCTE का कार्य है, ठीक है। इसके अलावा अध्यापक शिक्षा के विभिन्न पक्षों से संबंधित सर्वेक्षण तथा अध्ययन करना, शिक्षकों की मांग एवं आपूर्ति के बीच के अंतर को कम करना, ये इसका प्रमुख कार्य है। इसके अलावा शिक्षकों की नियुक्ति, ट्यूशन फीस इत्यादि के संबंध में मार्ग निर्देश प्रदान करना, ये भी इसका एक प्रमुख कार्य है। अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न उपयुक्त कार्यक्रमों की केंद्र एवं राज्य सरकारों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं स्वीकृत संस्थाओं को संस्तुति करना, यह इसका प्रमुख कार्य है। इसके अलावा अध्यापक शिक्षा के बाजारीकरण या व्यवसायीकरण को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाना इसका एक प्रमुख कार्य है। शिक्षक विकास कार्यक्रमों के लिए नवीन संस्थाओं की स्थापना करना, ठीक है। बहुत सारे संस्था जो नए नए खुलते हैं उन्हें NCTE से अप्रूवल लेना पड़ता है, एफिलिएशन लेना पड़ता है, और जब पहली बार एफिलिएशन मिलती है तो ये 5 सालों के लिए वैध होती है। उसके बाद 5 साल के बाद फिर से उसको कंटिन्यू करवाना पड़ता है उस संस्थान को, और अगर वो संस्थान कंटिन्यू नहीं करवाती अपना एफिलिएशन तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाती है। और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो ऐसे संस्थान के चक्कर में पड़ जाते हैं, उनका समय, उनका पैसा, उनका डिग्री सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो जब भी आप किसी को गाइड करो कि किसी भी अगर प्राइवेट संस्था में एडमिशन के लिए, तो पहले आपको जांच लेना चाहिए कि उस संस्था का रजिस्ट्रेशन, एफिलिएशन उस करेंट ईयर के लिए जिसमें वह
व्यक्ति या कोई भी स्टूडेंट है जो कि एडमिशन ले रहा है उसके लिए वो वैलिड होना चाहिए। तो NCTE की वेबसाइट पर जा कर के आपको वो सारा डेटा जो है वो मिल जाता है। इसके अलावा अध्यापक शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश नियमों, जो भी प्रवेश नियम है, जैसे पहले DLED में जो प्रवेश होता था, कैसे वहाँ पे एडमिशन होता था, वो मार्क्स बेसिस पे होता था। फिर उसमें चेंज आया कि नहीं अब इंट्रांस एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसी प्रकार से B.Ed में आप देखते हैं कि इंट्रांस एग्जामिनेशन के आधार पर प्रवेश मिलता है। अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया किस प्रकार की होगी, पाठ्यक्रम की अवधि का निर्धारण, कि पाठ्यक्रम कितने दिनों का होगा, उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ पढ़ाए जाएंगे, पाठ्यक्रम की विषय वस्तु क्या होगी, ये सभी का निर्धारण कौन करता है, तो NCTE ही करता है। अध्यापक शिक्षा संस्थाओं की स्वीकृति एवं संबंधीकरण से संबंधित नियमों का निर्धारण करना, अध्यापक शिक्षा की प्राथमिकताओं, नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों से संबंधित मामलों में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य एजेंसियों को सलाह परामर्श देने का कार्य भी NCTE का है। इसके बाद कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भी देख लेते हैं। बीच में मैंने कुछ छोटे छोटे संस्थाओं को या जो महत्वपूर्ण नहीं थे उनको मैंने स्किप किया है, और अगर उनका आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल मिल जाएगा आपको। चाहे वो BBOS को लेकर के हो तो BBOS से संबंधित आपको एक हमारा वीडियो मिल जाएगा, आप हमारे इसी चैनल पर देख सकते हैं, उसको ढूंढ करके थोड़ा सा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उन छोटे छोटे संस्थाओं के बारे में जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना कम है उसको मैंने स्किप किया है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट संस्था है उनको रखा गया है, और कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भी शामिल किया गया है, कहीं उनसे सवाल पूछा जाए तो आप उसकी जानकारी रखें। तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इसका फुल फॉर्म है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष इसको हिंदी में कहते हैं। इसकी स्थापना का आरंभिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। द्वितीय विश्व युद्ध में करोड़ों की संख्या में बच्चे बेघर हो गए थे, उनके माता पिता या तो युद्ध में मारे गए थे या फिर पिता मारे गए थे, केवल माता थी, तो उनके साथ उनका जीवन यापन बहुत मुश्किल हो गया था। तो ऐसे बच्चों के लिए यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 11 दिसंबर 1946 में की थी। याद रखेंगे इस चीज़ को। सन 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बन गया। उस समय इसका नाम यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड की जगह यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड कर दिया गया। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, यह भी याद रखेंगे, कभी कभी फैक्चुअल क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है। यूनिसेफ को सन 1965 में उसके बेहतर कार्य के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूनिसेफ को शांति का नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया था, तो 1965 में प्रदान किया गया था। उसके बाद सन 1989 में संगठन को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। वर्तमान में इसके 120 से अधिक शहरों में कार्यालय हैं और 190 से अधिक स्थानों पर इसके कर्मचारी कार्यरत हैं। वर्तमान में यूनिसेफ फंड एकत्रित करने के लिए विश्व स्तर एथलीट और टीमों की सहायता लेता है। यूनिसेफ का आपूर्ति प्रभाग कार्यालय कोपेनहेगन यानी कि डेनमार्क में है। यह कुछ महत्वपूर्ण सामान जैसे जीवन रक्षक टीके, HIV पीड़ित बच्चों व उनकी माताओं के लिए दवा, कुपोषण के उपचार के लिए दवाइयाँ, आकस्मिक आश्रय इत्यादि के वितरण को प्राथमिकता देता है। और हम लोगों ने देखा है कि हमारे विद्यालय में कई प्रकार की दवाइयाँ जो हैं वो यूनिसेफ के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। उसमें यूनिसेफ, WHO, विश्व बैंक, इन सब की भूमिका होती है। ये सब मिलकर के काम करते हैं। अगली जो इम्पोर्टेंट संस्था है वो है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। यह संयुक्त राष्ट्र का एक घटक निकाय है। इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र की इस विशेष संस्था का गठन 16 नवंबर 1945 ईस्वी को हुआ था। इसका उद्देश्य शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना है, ताकि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर मौलिक स्वतंत्रता हेतु वैश्विक सहमति बन पाए। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। यूनेस्को मुख्यतः शिक्षा, प्रकृति विज्ञान, सामाजिक एवं मानव विज्ञान, संस्कृति एवं सूचना व संचार के जरिए अपनी गतिविधियां संचालित करता है।
यह साक्षरता बढ़ाने वाले कार्यक्रमों को प्रायोजित करता है और वैश्विक धरोहर की इमारतों और उद्यानों के संरक्षण में भी सहयोग प्रदान करता है। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना भी होगा, भारत में एवं विश्व के बहुत सारे ऐसे जगह हैं, ऐसे स्थान हैं जो वैश्विक धरोहर घोषित किए जाते हैं। वो किसके द्वारा घोषित किए जाते हैं? यूनेस्को के द्वारा घोषित किए जाते हैं। भारत में विभिन्न संगठनों के साथ यूनेस्को के कार्यात्मक संबंध है। सहस्रावधि विकास लक्ष्य तथा गरीबी उन्मूलन हेतु बदलते समय एवं पर्यावरण में यूनेस्को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण का कार्य करती है। आप लोगों को याद होगा कि यूनेस्को के द्वारा ही शिक्षा के 4 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ये 4 लक्ष्य कौन कौन से हैं? तो लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर, लर्निंग टू बी, यानी कि अपने खुद के होने का ज्ञान भी होना चाहिए। तो शिक्षा के 4 लक्ष्य यूनेस्को के द्वारा निर्धारित किए गए। यह संगठन शिक्षा तथा रोजगार की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार उच्च शिक्षा में नवाचार तथा वंचित और कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भागीदारी को बढ़ावा देने का कार्य भी करता है। यूनेस्को भविष्य हेतु ऐसे शिक्षक तैयार करने पर जोर देता है जो बेहतर नागरिक तैयार करेंगे, जो बच्चों के प्रति संवेदनशील होंगे तथा उनमें समझ और निर्णयन की क्षमता विकसित कर सकेंगे। शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में यूनेस्को निम्न योगदान कर रहा है, इसको ध्यान में रखेंगे। शिक्षकों को वैश्विक स्तर पर नेतृत्व प्रदान करना। दूसरा है उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। तीसरा है राष्ट्रीय विकास में शिक्षक की भूमिका को रेखांकित करना। और उसके बाद खुली व दूरस्थ शिक्षा, ई लर्निंग, शिक्षक शिक्षा में सूचना तकनीक का प्रयोग इत्यादि से संबंधित विभिन्न नीतियों का निर्माण एवं प्रसार करना। विभिन्न देशों में विकसित एवं नवाचारी प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करना, उनके प्रबंधन, प्रशासन और प्रमुख नीतिगत मुद्दों पर कार्य करना। इसके अलावा यूनेस्को या ILO को शिक्षकों की स्थिति से संबंधित सिफारिश करना तथा उसी के लिए रूपरेखा प्रदान करना। और ये तो हमारा हो गया, वही चीज़ें 2 बार आ गई हैं। तो यहाँ पे हम अपना क्लास जो है एंड करेंगे। और अभी तक का जो भी क्लास आप लोगों ने देखा है इसका MCQ नेक्स्ट क्लास में आएगा, ठीक है। तो यूनिट 6 का पार्ट 3 जो होगा हमारा MCQ का होगा और इसमें सारे MCQ हम लोग डिस्कस करेंगे। जितने भी बहुवैकल्पिक प्रश्न बन सकते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण वाले, वो सारे आप लोगों के सामने लाए जाएंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।